हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशिका ठाकुर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकेट्रिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लर्निंग डिसऑर्डर। तो आप सबको पता होगा लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है। तो ये क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जो कि अफेक्ट करती है एक चाइल्ड की एबिलिटी को, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाता है या फिर लिख नहीं पाता है या फिर बोल नहीं पाता है या फिर कर नहीं पाता है। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में क्या होते थे, लोग कहते थे इस बच्चे का तो पढ़ने में मन ही नहीं है, ये कोशिश ही नहीं करता है पढ़ने का। बट जब उसके बारे में हमने स्टडी करी गई तो पता चला कि नहीं, ये एक तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कोई भी बच्चा जानकर नहीं करता। अब ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जानकर भी करते हैं, बट बेसिकली ये एक तरह के लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है कि एक कंडीशन होती है इन विच देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है किस चीज़ में, लर्निंग में, एकेडमिक स्किल्स में, जैसे कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर हमारी नॉर्मल इंटेलिजेंस और एडिक्वेट एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ वो बच्चा जो है नहीं एक्वायर कर पाता है। अब अगर इसका प्रिवेलेंस और इंसिडेंस देखें तो ज़्यादातर ये स्कूल एज चिल्ड्रन में ही होता है और ये मोर कॉमन होता है बॉयज़ में। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब आप लोग मुझे कमेंट में DSM-5 की फुल फॉर्म ज़रूर बताना, क्योंकि ये कई बार ना पूछ लिया जाता है एक नंबर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को रीड करने में। वो पता है रीडिंग नहीं कर पाता है, या फिर उसकी जो बोलने की तरीका होता है वो सही से उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, लेटर्स को रिवर्स कर देता है। ठीक है, कॉग्नाइज़ करने में वर्ड्स को, रीडिंग करने के लिए अगर हम उस बच्चे को बोलते हैं तो वो फ्रीक्वेंट पॉज़ ले लेकर बोलता है, मिस प्रोनाउंसिएशन करता है, स्लो रीडिंग होती है और डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में। अब जैसे मैंने कॉमन साइंस में लिख रखे हैं, लेटर्स को रिवर्स कर देगा, बी की जगह डी समझेगा, पी की जगह क्यू समझेगा, लाइन्स को स्किप करेगा जब हम उसको रीडिंग करने के लिए बोलेंगे। कुछ बच्चे होते थे ना स्कूल टाइम में, जब टीचर उनको खड़ा करती थी कि अब आप इसकी रीडिंग करो, तो बच्चे रीडिंग ही नहीं कर पाते थे, है ना। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा होता है इसका टाइप्स डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें डिफ़िकल्टी आती है बच्चे को राइटिंग स्किल्स में। ठीक है, जैसे कि उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, ग्रामर मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली हम 3 टाइप्स का होता है, सब टाइप्स होते हैं इसकी। मोटर डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया रिलेटेड डिस्ग्राफिया और डिस्ग्राफिया स्पैटियल। मोटर डिस्ग्राफिया एज मोटर में यानी कि फाइन मोटर स्किल्स में जब उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तब होता है। दूसरा डिसलेक्सिया रिलेटेड, यानी कि अब मान लो कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है तो बच्चा उसको कॉपी एकदम सही से कर लेगा, लेकिन जो उसकी राइटिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा गंदी होगी। ठीक है, फिर तीसरा हमारा आता है स्पेचियल। स्पेचियल में क्या होता है, उसको उसको ट्रबल होगा वर्ड स्पेसिंग में। मानो कैसे होता है, जैसे उसने लिखा है, यहाँ पे लिखा डी, अब उसको लिखना है डेड, मान लो डेड लिखना है, तो डेड में अब अगर उसको हमने बोला है कि आपको थोड़ा थोड़ा गैप करके बोलना है, जिसके नॉर्मल हम लिख देंगे डेड। ठीक है, तो अब वो कैसे कर देगा, वो लिख देगा ये डी लिखा उसने, फिर एक ए यहाँ लिख दिया, फिर एक डी यहाँ लिख दिया, इस तरह से। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या आएंगे, फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिसऑर्गेनाइज राइटिंग। कॉमन साइंस में पुअर हैंड राइटिंग, इनकन्सिस्टेंट स्पेसिंग और डिफिकल्टी आएगी कॉपी करने में टेक्स्ट। अब तीसरा हमारा आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में उसको मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, यानी कि वो ऑपरेशंस नहीं कर पाता है, नंबर्स में, कैलकुलेशंस में कन्फ्यूजन हो रही थी, बी को डी समझ लिया, पी को क्यू समझ रहा। इसी तरह से इसमें होती है कि प्लस माइनस डिवीजन, इस सब में उसको प्रॉब्लम्स होती है। अब इसके सब टाइप्स क्या होते हैं, डेवलपमेंटल डिसकैल्कुलिया हो गया। ठीक है, और कैलकुलिया सीडो, इसको सब टाइप्स की जगह ये क्या होता है, हमारे कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स है जो आप लिख सकते हो। वैसे मेन जो होते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग वो 3 ही होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिशिट के अकॉर्डिंग भी हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। पहला ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहला आपका आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को डिफिकल्टी आती है प्रोसेस करने में साउंड्स को। मतलब मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ से ये साउंड उठाकर यहाँ रख दो, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो सिमिलर साउंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ब्लू मिस्टेकन फॉर बॉल, मैं ब्लू कलर बोल रही हूँ, उसे बॉल सुनाई दे रहा है, ऐसे। दूसरा हमारा आता है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें डिफिकल्टी आती है उसको इंटरप्रेट करने में, विजुअल इन्फॉर्मेशन। मानो मैंने उसको शेप्स बना कर दिखाए, वो देख के पहचान ही नहीं पा रहा है शेप्स, तो उसको हम कहते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उस किसी किसी बच्चे को लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना। ये हमारे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप अपने आसपास वाले लोगों को देखोगे या फिर कुछ बच्चों को स्कूल टाइम का कुछ याद करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कॉमन कंडीशंस है ना। मॉडल के अकॉर्डिंग समझाया गया है कि कैसे ये डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर कॉमन पाथवे क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो कुछ भी है। उसके बाद आता है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक यानी कि मीनिंग, जैसे कि हमने समझा कि कैट क्या है, कैट एक स्मॉल एनिमल है। उसके बाद क्या हुआ, अब सिमेंटिक से हमारी एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, एक ट्रायंगल में हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग, जिसका आया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब होता है साउंड को उसने अंडरस्टैंड करा। ठीक है,
दूसरा हमारा होता है ऑर्थोग्राफी यानी कि विजुअल फॉर्म, एक सुनने वाला, एक समझने वाला, ठीक है। और सिमेंटिक्स तो हमारा यही है कि मीनिंग। तो जब ये तीनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं तब एक पर्सन नॉर्मल रहता है, बट इन तीनों में अगर कहीं पर भी डिफेक्ट आता है तो हमारे लर्निंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि ट्विन्स, फैमिली हिस्ट्री, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं अगर अबनॉर्मलिटी है उसके किसी भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, टेम्पोरल, पैराइटल में, या फिर डिफेक्ट है कोई। प्रीनेटल फैक्टर्स, पेरीनेटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपने हर डिसीज़ में पढ़ा ही है, तो ये आप खुद से लिख सकते हो, राइट। इसके अंदर 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। पहला, परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज़ होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। एकेडमिक स्किल्स बिलो होनी चाहिए एक्सपेक्टेड लेवल के, और ऑनसेट होना चाहिए इसका ड्यूरिंग स्कूल एज यूज़। अभी आईक्यू टेस्ट दे रखे हैं, ये टेस्ट पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज़ में, 1 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। कि कौन कौन से स्केल होते हैं हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। तो बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल होता है और स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस स्केल होता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ की। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में सबसे पहला हमारा आता है रेमेडियल एजुकेशन, जिसमें स्पेशली डिज़ाइन टीचिंग या फिर स्पेशल जो होता है स्कूल्स बनाए जाते हैं इन लोगों के लिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मान लो मैं हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे मान लो डिस्ग्राफिया है, तो मुझे उसी हिसाब से मुझे समझाया जाएगा, उसी चीज़ में मेरा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि बाकी चीज़ों में, ठीक है। बिहेवियर इंटरवेंशन यानी कि उसको रिवॉर्ड दो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो, काउंसलिंग करवाओ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पेरेंटल गाइडेंस, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये तो आपका कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, सबके अंदर ये चीज़ें लिख ही देना है ना। सबसे कॉमन बात होती है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा लर्निंग डिसऑर्डर्स। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। और अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट ओके, थैंक यू, बाय बाय।